नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए बाल विकास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि आगामी परीक्षा प्री बीएड, प्री डीएलएड, सीटीईटी, एमपीटीईटी, यूपीटीईटी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास आरंभ करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। बच्चे कब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं? जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन ए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में, मतलब खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन दूसरों के दबाव में ताकि लोग उसे अच्छा कहें, इसीलिए गतिविधि में भाग लेते हैं। या अपनी रुचि से भाग लेते हैं तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, पुरस्कार के लिए या शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं अपनी रुचि से। अपनी रुचि से बच्चा भाग ले रहा है तो वो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, उसका मन है, इसीलिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन ए, समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। ऑप्शन बी, उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास कर सकता है। ऑप्शन सी, उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। ऑप्शन डी, उससे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेता तब तक घर नहीं जा सकता। तो आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है कि उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। उसे आधा जो प्रश्न है उसे आप सॉल्व करके दीजिए, फिर उसके बाद उदाहरण के तौर पर एक दूसरा जो प्रश्न है वो उसे हम देंगे, तो बच्चा जो है उससे बहुत ही अच्छे तरीके से समझेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियाँ वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे? आपकी कक्षा तब हर टीचर की कक्षा में बच्चे जो हैं वो विविध शैलियों वाले होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सभी बच्चे एक ही समान रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो उनका आकलन करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। ऑप्शन बी, कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। ऑप्शन सी, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। ऑप्शन डी, परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे। तो की कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, ताकि बच्चे जो हैं वो जो उनकी मेंटलिटी है उनके हिसाब से, अपनी शैलियों के हिसाब से बच्चा जो है वो उसे सॉल्व करेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती, ये तो गलत है। अधिगम में प्रेरणा की बहुत भूमिका होती है। ऑप्शन बी, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, अधिगम केवल तब प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। ऑप्शन डी, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, सेकंड भी गलत है और डी भी गलत है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में यह कथन सही है कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। बच्चा भीतर से, मतलब उसके मन में उसकी इच्छा शक्ति जो है, अगर उसने सोच लिया है कि मुझे 8th क्लास में फर्स्ट आना है, मुझे अच्छे मार्क्स कवर करने हैं, तो बच्चा भीतरी रूप से प्रेरित है और वह सीखेगा ही सीखेगा, बिल्कुल वो उस चीज़ को करेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। निष्क्रिय तो बिल्कुल नहीं है भाई। सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, पूर्व ज्ञान पर ही आधारित है। पूर्व ज्ञान से हम नए ज्ञान को रिलेट करते हैं, तभी हम सीखते हैं। सीखना कौशलों के संचय के समान है। ऑप्शन डी, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। तो सीखने के बारे में यह कथन सत्य है कि सीखने को सामाजिक क्रियाएं जो है वो सुविधा प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? कौन सी गतिविधि है जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? पुरस्कार, संवाद, व्याख्यान, निर्देश। पुरस्कार से उतने ज़्यादा नहीं सीखते हैं, व्याख्यान से भी नहीं सीखते हैं, निर्देश देने से भी बच्चे जो है वो सीखने के लिए सक्षम नहीं होते। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, संवाद। संवाद से बच्चे जो हैं सीखने के लिए सक्षम होते हैं। संवाद करेगा बच्चा टीचर से, बाकी बच्चों से, सबसे, तभी वो सीखने के लिए सक्षम होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, उसके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो वाइगोस्की जब भी आएगा तब आपको वहाँ पर उसका सामाजिक, कहीं पे भी ऑप्शन में दिख गया सामाजिक, और अगर पूछ रहा है कि वो किससे संबंधित था वाइगोस्की का सिद्धांत, तो सामाजिक अगर आपको दिख रहा है तो सीधा वहीं पे जाना है और आपको टिक लगाना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उसके सामाजिक संदर्भ से। वाइगोस्की ने दिया था सामाजिक सिद्धांत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिससे वह अधिनायकतावादी होता है। ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। ऑप्शन सी, सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। ऑप्शन डी, सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। सबके लिए मुक्त होता है लेकिन शिक्षक ही अनुपस्थित रहेगा तो बच्चे कैसे सीखेंगे। सत्तावादी भी नहीं होगा जहाँ शिक्षक बस आदेश देगा और बच्चे जो हैं चुपचाप सुनते ही रहेंगे, वो भी एक प्रभावशाली कक्षा नहीं है। शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकतावादी होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष जो है वो लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को एक पर्याप्त स्थान दिया जाता है, पर्याप्त माहौल दिया जाता है, शिक्षक और बच्चों के बीच संवाद होता है ताकि बच्चे भी उस चीज़ को अच्छे से सीखें। सिर्फ वहाँ पे व्याख्यान नहीं देना है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को समझाना है। चाहे तो आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया TLM का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे बच्चे जो हैं उस चीज़ को और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती है, इनमें से किनके लिए शिक्षकों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं, केवल बी, ए और बी दोनों। तो शिक्षार्थियों में बहुत भिन्नताएं होती है, इनमें से किनके लिए शिक्षकों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं भी होती है, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नता भी होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। एक क्लास है और क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग लिंग के, अलग समुदाय के लोग रहें, अलग भाषा बोलने वाले हैं, उन सबको हमें एकजुट करना है। क्योंकि आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं, सभी जो है बच्चे जो है वो एक समान है, कोई हमारे लिए बड़ा नहीं है, कोई हमारे लिए छोटा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। आप एक शिक्षक हैं और आपके सामने बच्चे हैं और आपको उनको सिखाना है, बस यही मान के आपको चलना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्यकर्ता होता है। वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। परंपरागत व्याख्यात्मक विधियाँ, तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है कि वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल और उनके जो प्रयास हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टडी एटेक क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।